नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सभी कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम्स के लिए यूजफुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपके 25 में कितने जवाब सही थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है मैच आफ्टर मैच डैश सीन बाय देम, यानी कि मैच के बाद मैच, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, एक सीक्वेंस को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस को बताने की कोशिश की जा रही है कि एक के बाद एक क्या हुआ, कोई भी काम होता गया। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि कभी भी आप किसी भी दो सेम नाउन का, ठीक है, सेम नाउन का अगर सीक्वेंस बताते हैं और बीच में कोई प्रीपोजिशन आ जाता है तो ये जो दोनों ही नाउन्स लिखे जाएंगे ये सिंगुलर नाउन होंगे, दोनों ही सिंगुलर नाउन होंगे और इनके बाद में जो आने वाला हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा और यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वॉज। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज अम्ब्रेलास डैश टू यू, यानी कि इनमें से कौन सा एक अम्ब्रेला है जो कि तुम्हारा है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो हम एक ही बार में क्या सभी अम्ब्रेलास के बारे में पूछ रहे हैं, नहीं, उनमें से किसी एक पर्टिकुलर अम्ब्रेला के बारे में पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक अम्ब्रेला है जो कि तुम्हारा है। तो यहाँ आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस को भी देख रखा होगा तो वहां पे आपको पता होगा कि ये जो ऑफ होता है या फिर कोई भी प्रीपोजिशन हो गया जैसे कि इन, विथ, ये सारे जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं इनके बाद में जो भी आने वाला नाउन होता है वो किस फॉर्म में रहता है, वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है या वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, आप बताइए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगता है या फिर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट के हिसाब से जो है कभी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है और ऑफ से पहले आने वाला जो भी शब्द रहता है वही आपका क्या होता है, या प्रीपोजिशन से आने वाला पहला जो भी शब्द होता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वन है। तो यहाँ वन के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया और इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी कैसा आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। और अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या कर रहे हैं, आप बिलोंग यानी कि पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कभी भी आप याद रखिए पोजीशन के बारे में बात करना है या फिर किसी भी चीज के ओनरशिप के बारे में बात करना है तो आप हमेशा क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जो वर्ब रहता है वो फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है और कई बार जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में क्या लग जाता है, यस या ईएस लग जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसी की वजह से जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या किया जाता है, वर्ब में यस या ईएस लगाया जाता है। तो कौन सा एक ऐसा शब्द है या फिर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे जिसमें वर्ब में यस या यस लगा है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल जो है ऐसा एक ऑप्शन दिया है। तो यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीम अलोंग विद द कैप्टन डैश देयर यूनिफॉर्म्स बिफोर द मैच, यानी कि जो टीम है वो अपने कैप्टन के साथ में क्या कर रही है, अपने अपने यूनिफॉर्म्स को पहन रही है। तो यहाँ पे एक शब्द देखने लायक है कि अलोंग विथ का यूज हुआ है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये कुछ ऐसे शब्द हो गए जैसे कि क्या हो गया, विथ हो गया, अलोंग विथ हो गया, अलोंग विथ, as well as या in addition to, ये कुछ ऐसे शब्द हैं कि इनके बाद में क्या होता है, देखेंगे आप दोनों ही साइड कोई ना कोई एक नाउन लगा रहता है। यहाँ पे नाउन 2 हो गया और यहाँ पे नाउन 1 हो गया। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो हमेशा ही किसके हिसाब से लगता है, नाउन 1 के हिसाब से लगता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो नाउन 1 है हमारा वो क्या है, टीम है। ठीक, अब टीम क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन में फिर से जो है ये क्वेश्चन में और एक कंफ्यूजन आ जाता है कि कलेक्टिव नाउन दिया है तो कलेक्टिव नाउन के साथ में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करें या फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करें। तो यहाँ पे एक बात याद रखिए कि अगर कोई भी एक कलेक्टिव नाउन जैसे टीम हो गया, आर्मी हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, कोई भी कलेक्टिवली काम कर रहे हैं या फिर यूनाइटेड सेंस दे रहे हैं कि कोई मिलके काम जो है एक साथ कर रहे हैं, यूनाइटेड सेंस अगर आ रहा है तो वहां पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। और यही काम अपना जो है अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको सबके बीच में कोई भी डिफरेंस नजर आता है तो इसके लिए क्या यूज होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में एक तो ट्रिक ये था कि हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगेगा, नाउन 1 या नाउन 2 के हिसाब से लगेगा। और नाउन 1 के हिसाब से जब हमको क्लैरिटी मिल गई कि नाउन 1 के हिसाब से लगेगा तो फिर से एक कंफ्यूजन आ गया कि टीम के हिसाब से अब यहाँ पे कैसा हेल्पिंग वर्ब फिर से लगना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है क्या कर रहे हैं, जो टीम मेंबर्स हैं ये सब अपने
यूनिफॉर्म्स को पहन रहे हैं। अब क्या सब लोग एक ही यूनिफॉर्म को पहन रहे हैं? क्या सभी लोग एक ही यूनिफॉर्म को पहन ले रहे हैं? नहीं, सब लोग अपना अलग अलग यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी यूनिटी नजर आ रही है कि ये यूनाइटेडली कोई भी एक काम कर रहे हैं? नहीं, ये सब अपना अलग अलग यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे जो है करेक्ट हेल्पिंग वर्ब होगा वो एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैव पुट ऑन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीव एंड नॉट हिज फ्रेंड्स डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लॉस, यानी कि उनका जो भी लॉस हुआ है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? संजीव। कौन रिस्पॉन्सिबल है? संजीव। एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, क्या संजीव के दोस्त रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, केवल और केवल कौन रिस्पॉन्सिबल है? संजीव ही रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो काम हुआ है वो किसके द्वारा किया गया है? क्या संजीव के द्वारा किया गया है या फिर उसके दोस्तों के द्वारा? नहीं, तो उसके दोस्तों के द्वारा ये काम ना हो करके किसके द्वारा किया गया है? केवल और केवल संजीव के द्वारा किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, संजीव एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, यानी कि उसके दोस्त नहीं। ठीक है, तो किसने लॉस करवाया है? संजीव ने करवाया है। तो अगर आप असल में देखेंगे तो जो सब्जेक्ट है वो कौन है? सब्जेक्ट जो है कहीं ना कहीं आपका संजीव है। काम कौन कर रहा है? संजीव कर रहा है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? संजीव हुआ। और यहाँ पे हमें पता है कि जो हम सब्जेक्ट लगाते हैं या फिर जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो किसके हिसाब से लगाते हैं? इसी सब्जेक्ट के हिसाब से। असल में सब्जेक्ट कौन है? तो संजीव है। तो हेल्पिंग वर्ब भी किसके हिसाब से आएगा? संजीव के हिसाब से ही आएगा। तो संजीव एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज डैश अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो यहाँ अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, तो आपको याद आएगा कि ये एक ऐसी कहावत है जिसको आपने बचपन में हजारों बार आपने पढ़ रखा होगा कि जितना जल्दी आप सोएंगे और जितना जल्दी आप उठेंगे उतना ही आप क्या होंगे? हेल्दी होंगे, उतना ही आप वेल्दी और उतने ही आप बुद्धिमान होंगे। तो यहाँ पे ये जो एक सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या है? एक प्रोवर्ब है। क्या है? एक प्रोवर्ब है, एक सुविचार है। तो एक प्रोवर्ब या सुविचार हमेशा ही किस तरह से काम करता है? एक कलेक्टिव आइडिया की तरह काम करता है, एक यूनाइटेड आइडिया की तरह काम करता है, एक सिंगल आइडिया को प्रेजेंट करने का काम करता है। तो कोई भी सेंटेंस जो एक सिंगल आइडिया को प्रेजेंट करता है, कोई भी सेंटेंस या कोई भी फ्रेज जो एक सिंगल आइडिया को प्रेजेंट करने का काम करता है, सिंगल आइडिया को प्रेजेंट करने का काम करता है, उसके साथ हम हमेशा क्या करते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो देखते हैं कौन सा होगा। यहाँ पे प्रोवर्ब की बात हो गई, और ये जो प्रोवर्ब होता है आपको टेंस का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से टेंस में लिखा जाता है। तो जो भी प्रोवर्ब्स होते हैं या फिर जो भी प्रोवर्ब्स या फ्रेजेस होते हैं, इडियम्स होते हैं, उनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता होगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हमेशा क्या होता है? वर्ब में यस या यस लगा रहता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी मेक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज राहुल एंड डैश हु क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द क्लास। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको कोई भी वर्ब का करेक्ट फॉर्म नहीं चूज करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको प्रोनाउन चूज करना है कि कौन सा जो है प्रोनाउन सही होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इट वॉज जो है हमेशा याद रखिएगा कि जो इट है ये यहाँ पे अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि यहाँ इस सेंटेंस का असल में सब्जेक्ट कौन है, किसने जो है क्लास में प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया था? तो राहुल और किसी एक यहाँ पे देख सकते हैं तो मैंने किया था। तो राहुल और मैंने किया था। पर जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट की जगह पे है वहां पे क्या आया है? इट आया है। तो क्या इट हमारा सब्जेक्ट है? नहीं, इट जो है यहाँ पे क्या है? एक डमी सब्जेक्ट है। क्या है? एक डमी सब्जेक्ट है जो कि असल में क्या काम कर रहा है? रियल सब्जेक्ट को, जो रियल सब्जेक्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो रियल सब्जेक्ट है वो राहुल और मैं हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बताइए कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो किस केस में लिखा जाता है? वो हमेशा ही जो है सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। तो यहाँ इनमें से कौन सा प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्टिव केस में दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आई जो है वो सब्जेक्टिव केस में है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एवरीबडी नोज दैट, सबको पता है कि, क्या पता है? द वैल्यू ऑफ रोमांस एंड रियलिज्म डैश वेरी इंपॉर्टेंट इन अ मूवी, की एक मूवी में रोमांस और रियलिज्म की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये बताइए कि क्या इंपॉर्टेंट है एक मूवी में। यहाँ अगर आप ये जो क्लॉज है, डैट के बाद में जो क्लॉज दिया है, इस क्लॉज का अगर आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक प्रीपोजिशन आ रहा है। ठीक है, एक प्रीपोजिशन आ रहा है। इस प्रीपोजिशन से पहले एक नाउन दिया गया है जो कि क्या है? वैल्यू है। और इसी प्रीपोजिशन के बाद में और भी
नाउन्स दिए गए हैं, जैसे कि एक रोमांस हो गया और रियलिज्म हो गया, तो ये दोनों ही आपके क्या हो गए, नाउन्स हो गए। अब आपको पता होगा कि जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में जो भी नाउन आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस में दिया रहता है। और हेल्पिंग वर्ब तो कभी भी ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से लगता नहीं है। किसके हिसाब से लगता है हेल्पिंग वर्ब? तो हेल्पिंग वर्ब जो है हमेशा रियल सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, जो कि कौन है, जो कि यहाँ पे नाउन वन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो किस हिसाब से लगेगा, यहाँ पे जो करेक्ट नाउन लगेगा वो वैल्यू के हिसाब से लगेगा। और वैल्यू क्या है, एक आइडिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जो कि हम हमेशा इसको क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो एक कोई भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही होगा। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब केवल एक ही है ऑप्शंस में से, ऑप्शन ए इज। 7th क्वेश्चन है, अ फ्यू आवर्स ऑफ पेशेंस डैश स्पेंट बिफोर हिज रेज टर्न्ड वाइल्ड, यानी कि उसका गुस्सा वाइल्ड होने से पहले क्या किया गया था। अ फ्यू आवर्स ऑफ पेशेंस, फ्यू आवर्स का मतलब होता है कि कुछ घंटे, ठीक है, सब्र के कुछ घंटे जो है बिताए गए थे उसके गुस्से के फूटने से पहले। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और जस्ट अभी हमने पीछे जो है क्या किया, कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, ठीक है, कि प्रीपोजिशन है बीच में ऑफ, ठीक है, और इसके बाद में नाउन आ रहा है, इसके पहले भी नाउन आ रहा है। तो जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो किसके हिसाब से लगेगा, वो नाउन वन के हिसाब से लगेगा। अब यहाँ पे नाउन वन अगर आप देखेंगे तो कौन है, आर्स है, ठीक है, जो कि क्या है, एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से जो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही होना चाहिए। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो सकता है वो ऑप्शन नंबर बी, वर हो सकता है। एक क्वेश्चन भी एकदम सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो चलिए देखते हैं कैसे। द लिटिल नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स that he gained through newspaper and magazines dash not sufficient। तो यहाँ पे क्या sufficient नहीं था, ठीक है, क्या sufficient नहीं था, तो उसने पॉलिटिक्स के बारे में जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज किससे गेन किया था, न्यूज़पेपर और मैगजीन से गेन किया था, वो जो है सफिशिएंट नहीं था। क्या नहीं सफिशिएंट था, उसका नॉलेज नहीं सफिशिएंट था जो उसने न्यूज़पेपर और मैगजीन से लिया था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो असल में सब्जेक्ट है वो क्या है, एक नॉलेज है, ठीक है, और नॉलेज क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा ही क्या किया जाता है, सिंगुलर, इसके साथ में हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, इज होगा। द लिटिल नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स दैट ही गेन्ड थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स इज नॉट सफिशिएंट। यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो ये न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो है आपका नॉलेज है। 9th क्वेश्चन एक रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए जो इसको छोड़ देते हैं। अभी आपने देखा संजीव एंड नॉट हिज फ्रेंड्स डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लॉस, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, इज था, ठीक है, क्योंकि कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो भले ही यहाँ पे सब्जेक्ट में जो है हिज फ्रेंड्स भी आगे हैं, पर क्या उन्होंने ये काम किया था, नहीं। तो असल में जो सब्जेक्ट है वो कौन था, संजीव था, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इसका हमने यूज किया था। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। द क्वार्टर ऑफ दिस चैप्टर डैश येट टू बी कंप्लीटेड बाय आवर टीचर ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या पूरा किया जाना है, द क्वार्टर ऑफ दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर का क्वार्टर, क्वार्टर मतलब क्या होता है, एक चौथाई होता है। तो यहाँ पे आप किसके एक चौथाई की बात कर रहे हैं, इस एक चैप्टर के एक चौथाई की बात कर रहे हैं। तो जब आप इस चैप्टर के एक चौथाई की बात करेंगे तो वो जो सब्जेक्ट होगा आपका, ठीक है, यानी इस चैप्टर का एक चौथाई जो है पूरा किया जाना बाकी है हमारे टीचर के द्वारा। तो यहाँ जो इस क्वार्टर का एक चौथाई है, या फिर एक पूरे चैप्टर का एक चौथाई भाग है, वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट उसको आप बोलेंगे या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे, प्लूरल या सिंगुलर। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि नंबर क्या है, नंबर अभी भी एक से कम है, एक से ज्यादा को तो जो है हम क्या करते हैं, प्लूरल बोलते हैं। तो यहाँ जो नंबर है वो एक से कम है, तो इसीलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो आपका क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, जो कि इज है यहाँ पे करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन है, The tax treaty between India and Switzerland amended recently। फिर से बहुत सिंपल सा रिपीटेड टॉपिक पे जो है क्वेश्चन आ गया है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टैक्स ट्रीटी की बात हो रही है किसके बीच में, इंडिया एंड स्विट्जरलैंड। तो ये जो बिटवीन है ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तो यहाँ प्रीपोजिशन के बाद में जो आने वाला नाउन टू होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और यहाँ पे जो उससे पहले जो नाउन होता है जो कि यहाँ पे क्या है, ट्रीटी है, वो क्या है, सब्जेक्ट होता है।
तो यहाँ नाउन 1 के हिसाब से जो है हेल्पिंग वर्ब लगता है। अब आपको पता होगा ट्रीटी, ठीक है, कि कोई संधि जो है साइन किया जा रहा है, किसी संधि पे हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी जो है लगना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, हैज बीन, ऑप्शन नंबर बी, हैज बीन। सो द ट्रीटी बिटवीन इंडिया, द टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड has been amended recently. Next question है, we need to get sensitized to the way। यहाँ पे ये जो है हमें क्या होना चाहिए, हमें जो है इस बात को लेकर के काफी ज्यादा सेंसिटाइज्ड हो जाना चाहिए। तो हमें किस बात को लेकर सेंसिटाइज्ड होना चाहिए, we dash other fellow human beings। तो हम किस तरह से दूसरे फेलो ह्यूमन बींग्स को, यानी दूसरे अपने इंसानों को कैसे हम ट्रीट करते हैं, इस बात को लेकर के सेंसिटाइज्ड हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो सेकेंड क्लॉज है, सेकेंड क्लॉज में सब्जेक्ट कौन है, वी है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो किसके हिसाब से आएगा, इसी सब्जेक्ट वी के हिसाब से ही आएगा। वी क्या है, एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या होता है आपको पता होगा। और जो सेंटेंस है वो एक जनरल स्टेटमेंट है कि हम कैसे दूसरे ह्यूमन बींग्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो सेंटेंस है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाना चाहिए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, वर्ब में यस या यस नहीं लगाया जाता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, अफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The recent changes in the monetary policy dash enabled us to work aggressively in this area। यानी कि जो recent changes हुए हैं किसमें, monetary policy में, उन्होंने हमें क्या किया है, enable किया है, यानी कि मदद की है कि हम इस एरिया में aggressively work कर पाए। तो यहाँ पे किस चीज ने जो है आपको इस एरिया में वर्क करने के लिए जो है मदद किया है, मॉनेटरी पॉलिसी ने मदद किया है या फिर रिसेंट होने वाले चेंजेस ने मदद किया है। तो रिसेंट होने वाले चेंजेस ने जो है आप समझेंगे कि मदद किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का वो क्या है, वो रिसेंट चेंजेस हैं। और यहां से भी समझ सकते हैं इन क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला जो नाउन होता है वही जो है आपका सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो रिसेंट चेंजेस के हिसाब से लगेगा, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से। तो यहाँ पे रिसेंट चेंजेस प्लूरल सब्जेक्ट है, चेंजेस क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर बी, हैव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है, आई हु डैश योर सिस्टर दैट हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू इन द आवर ऑफ नीड। यानी कि मैं जो कि क्या हूं, जो कि तुम्हारी सिस्टर हूं, मैंने क्या किया है, तुमको तुम्हारे हर एक समय में मदद किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो किसके हिसाब से लगना चाहिए। अगर यहाँ पे आप समझेंगे सेंटेंस में तो यहाँ पे एक शब्द आया है हु, जो कि क्या है, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि हु हो गया, वेयर हो गया, ठीक है, वे हो गया, ठीक, या फिर विच, हुज, ये सारे जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये क्या करते हैं, इनके आगे एक एंटीसीडेंट होता है। क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है। तो ये जो अपना हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो इसी एंटीसीडेंट के हिसाब से लगता है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट आई है। और आप क्या कर रहे हैं, आप प्रेजेंट के बारे में कहीं ना कहीं बता रहे हैं ना कि मैंने जो है तुम्हारी हर एक चीज में मदद की है। तो आप जो है ये वाक्य कहाँ बोल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं। तो यहाँ प्रेजेंट टेंस में आई के साथ में क्या लगता है, आई के साथ में जो है हमेशा एम लगता है। आई हु एम योर सिस्टर, मैं जो कि तुम्हारी बहन हूं। यहाँ ये जो हु है ये कई बार जो है हम क्या करते हैं, अपने आप पे जो है थोड़ा जोर देने के लिए, यानी कि जो रियल सब्जेक्ट है, ठीक है, जो रियल सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा जोर देने के लिए जो है क्या करते हैं, उस हु का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो एम होगा। भले ही थोड़ा सा सुनने में अजीब लग सकता है कि आई हु एम योर सिस्टर, पर यही जो है करेक्ट आंसर है ग्रामर के हिसाब से। 15th क्वेश्चन है, मोर वाइडली पॉपुलर देन द हंटिंग ऑफ डियर और फॉक्स डैश द परस्यूट ऑफ द हेयर। यानी कि अगर आप यहाँ पे इस सेंटेंस का जरा सा भी मतलब समझने की कोशिश करेंगे तो भी जाकर के आप क्या कर पाएंगे, इस सेंटेंस में जो रियल सब्जेक्ट है उसको ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि मोर वाइडली पॉपुलर देन द हंटिंग ऑफ डियर और फॉक्स, यानी कि डियर और फॉक्स के हंटिंग से ज्यादा पॉपुलर क्या था, वाज द परस्यूट ऑफ द हेयर, ठीक है, यानी कि खरगोश का शिकार था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो रियल सब्जेक्ट है वो कौन है, क्या ज्यादा पॉपुलर था,
खरगोश का शिकार, परसूट मतलब होता है खोज, ठीक है, यहाँ पे शिकार करके मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ जो हमारा रियल सब्जेक्ट है वो परसूट है, ठीक है, जो कि यहाँ ये जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में पहले ना दे करके क्या है लास्ट दिया गया है, तो ये एक जो है इन्वर्टेड ऑर्डर में लिखा गया है। तो परसूट जो है एक क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, जिसके हिसाब से हमें क्या पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए वॉज होगा। 16th क्वेश्चन है, वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन डैश दैट इट डज नॉट इंकरेज ओरिजिनल थिंकिंग। तो यहाँ पे एक क्या है, अगर आप समझेंगे तो इस सेंटेंस का मतलब क्या बनता है कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के जो कई सारे ड्रॉबैक्स हैं उनमें से एक ड्रॉबैक है, वो एक ड्रॉबैक क्या है, दैट इट डज नॉट इंकरेज ओरिजिनल थिंकिंग, कि ये क्या करता है ओरिजिनल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देता है। तो यहाँ पे आप जो है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के क्या सभी ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, आप यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन के केवल और केवल एक ड्रॉबैक के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, आप कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट केवल एक ही है, यानी आप केवल एक ही आइडिया के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17th क्वेश्चन है, नेदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर डैश राहुल्स बिहेवियर। तो यहाँ पे ना ही प्रिंसिपल और ना ही टीचर क्या करते हैं, राहुल के बिहेवियर को समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, नेदर नॉर का यूज हुआ है। यहाँ पे आपने अगर पुराने वीडियोस को देखा है तो आपको पता होगा कि नेदर नॉर हो गया, एदर और हो गया, इन सब के साथ में या फिर और भी हो गया, इन सब के साथ क्या है कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से क्या करते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो कौन सा है, टीचर है। तो टीचर क्या है, टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो टीचर है वो सिंगुलर फॉर्म में दिया है, तो यहाँ एक सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड। अब अंडरस्टैंड जो है एक ऐसा वर्ब है, ये एक क्या है स्टेटिव वर्ब है, इसको जो है कभी भी हम क्या नहीं कर सकते हैं, वर्ब के आईएनजी फॉर्म लिख ही नहीं सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे एक 3 ऑप्शंस बचते हैं, हैज, अंडरस्टैंड। तो हैज के साथ में हमेशा आपको पता चलेगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। अब अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंड्स, तो यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वर्ब बनता कैसे है, सिंगुलर वर्ब जो है कहीं ना कहीं बनता है वर्ब में यस या ईएस लगा करके। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर अंडरस्टैंड्स राहुल्स बिहेवियर। 18th क्वेश्चन है, वन मस्ट यूज डैश बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेस टू सक्सीड। तो यहाँ पे क्या है, वन जो है एक कहीं ना कहीं एक जनरल सेंस में सबके लिए यूज होता है, ठीक है, चाहे लड़का है लड़की है कोई भी है, एक जनरल सेंस में वन का यूज किया जाता है कि इंसान को क्या करना चाहिए, अपने बेस्ट एफर्ट्स को जो है अपनी विशेस को पूरा करने के लिए जो है इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ वन जो है एक जनरल सेंस में सभी को एड्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, और वन का जो सब्जेक्ट फॉर्म होता है वो होता है वन, फिर इसका जो पोसेस फॉर्म होता है वो होता है वंस, ठीक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या आना चाहिए, यहाँ पे एक कहीं ना कहीं जो है ही इज देयर आर ना होकर के क्या होना चाहिए, वंस ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट वन है, तो वन के हिसाब से ही तो यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन का यूज होगा, तो यहाँ वंस जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन मस्ट यूज वंस बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेस टू सक्सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the sudden increase in different sorts of crime in our state dash people panic stricken। तो यानी कि यहाँ पे जो सडन इंक्रीज हुआ है, ठीक है, क्या है जो सडन इंक्रीज हुआ है इन डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ क्राइम इन आवर स्टेट, हमारे स्टेट में हमारे राज्य में जो अलग अलग तरह के क्राइम्स में जो इंक्रीज हुआ है उसने क्या किया है, उसने लोगों को कहीं ना कहीं पैनिक स्ट्रिकन कर दिया है, यानी कि जो है काफी डरा के रख दिया है। तो यहाँ पे आप बताइए कि किसने डरा के रख दिया है, क्राइम्स ने डरा के रख दिया है या फिर उन क्राइम्स की बढ़त ने डरा के रख दिया है? तो उन क्राइम्स की बढ़त ने डरा के रख दिया है। तो यहाँ पे जो इंक्रीज है ये आपका रियल सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, और इस रियल सब्जेक्ट के हिसाब से क्या आना चाहिए, आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा होगा।
तो वर्क प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, इंक्रीज जो है आपको पता होगा क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा या सिंगुलर मेन वर्ब आएगा। तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हैज मेड हो जाएगा। 20th क्वेश्चन है, इफ आई डैश यू आई वुड रिक्वेस्ट द वर्कर्स टू कंप्लीट द वर्क टुडे इटसेल्फ। यानी कि अगर सेंटेंस को आप देखेंगे तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, इफ आई डैश यू, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं वर्कर्स को रिक्वेस्ट करता कि वो जो काम है आज ही पूरा कर दें। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप एक इम्पॉसिबल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं और हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए हमेशा ही क्या यूज होता है, वर्ब का यूज होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, ठीक है, पर हमेशा ही वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो वर्ब होगा। इस चीज को आपको अलग से याद रखना है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में बात करने के लिए चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ में क्या यूज होता है, वर्ब का यूज होता है। सो फाइनली दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपके 25 में कितने जवाब सही थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं।